चलिए अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स क्या है, हम कल डिस्कस किए थे। अब इस बात पे डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है, आखिर में किस लिए कर रहे हैं हम अकाउंटिंग। तो देखिए बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले तो टू रिकॉर्ड फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब आप कहेंगे कि इसके लिए अकाउंटिंग क्यों करना है, रिकॉर्ड। देखिए रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब आप बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपके बिजनेस एक्टिविटी में एन नंबर ऑफ थिंग्स होगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होगा और वो आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बहुत सारे चीज जब आपके साथ होगा, आपके बिजनेस एक्टिविटी में होगा तो आपको ये याद नहीं होगा, और अगर याद रखना है तो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और रिकॉर्ड करने के बाद ही आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ ईयर कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रिकॉर्डिंग करना, कहीं पे लिख के रखना ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें काम आ सके। दूसरा पर्पस क्या है, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड पे ध्यान देना। ये तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अब परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस का मतलब है कि पूरे साल में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ बिजनेस को। देखिए जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बिजनेस को अगले साल चलाना है, बंद करना है या कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना है, जिस कारण से जो बिजनेस, अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है तो आप उस बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। और ये तब पता चलेगा जब आप सब कुछ को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस एक्टिविटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो देखिए दोनों रिलेटेड है। पहला क्या है, पहला तो हमने बोला कि चलो ये रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना हमारे बिजनेस में पूरे साल में कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितने इवेंट्स हुए। और रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा था, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। अब इस चीज को पिछले साल से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा लॉस हुआ है, क्या ऐसा मेजर स्टेप्स जो हम ले सकते हैं जो बिजनेस को और प्रॉफिट की ओर ले जाएगा। तीसरा देखिए, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसमें से जो आप वर्ड मार्क करेंगे वो पोजीशन मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करिए। पोजीशंस का मतलब है, देखिए जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो समराइजिंग स्टेप्स में मैंने आपको बताया था कि हम समराइजिंग स्टेप्स में प्रॉफिट लॉस बनाते हैं जिससे हमें बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चलता है। साथ में हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं जिसमें एक साइड एसेट्स रहता है, एक साइड लायबिलिटी रहता है। तो बैलेंस शीट ही क्या बताती है, पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप देखेंगे बैलेंस शीट्स में कई सारे एसेट्स हैं, कई सारे लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट ही बताती है कि हमें किन से कितना पैसा लेना है, किन से किन को कितना पैसा देना है, हमारे पास अभी मौजूद में कितने फिक्स एसेट्स है, कितने करंट एसेट्स है, कितने कैश एंड बैंक बैलेंस है, ताकि हम अगले साल अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकें। ये है पोजीशन। पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है। एक और
जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जो वर्ड है ये आपके लिए न्यू होगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन। क्या है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन? ये दो टेक्निकल वर्ड है जिस पे आपको फोकस करना है और इसी को समझना है। ठीक है, देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास आने वाले कुछ समय में 6-7 महीने में क्या कंपनी के पास इतना कैश है जो अपने बिजनेस को डे टू डे नीड का खर्चा उठा पाएगी। देखिए जैसे आप बिजनेस करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा हर महीने, रेंट का खर्चा आएगा हर महीने, सैलरी का खर्चा आएगा हर महीने, मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। तो ये सब क्या है, अगर आप इन खर्चों को मेंटेन ही नहीं कर सकते तो आप अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे और कोई कैसे विश्वास करेगा आपके कि जो आपका बिजनेस है वो आगे अच्छे ढंग से चलेगा। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना और एसेट्स है, एसेट साइड में हम उसमें देखते हैं कैश बैलेंस। अब मान लीजिए कैश आपके पास 0 है, बैंक 0 है, इसका मतलब क्या है कि जब आप नेक्स्ट ईयर बिजनेस करेंगे तो आपके पास डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कोई कैश है ही नहीं। कैसे आप अपना बिजनेस रन करेंगे? तो जिस बिजनेस का बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस है ही नहीं, वो अपना बिजनेस कैसे रन करेगी? तो इसको पता करने के लिए भी कि हमारा बिजनेस आगे आने वाले कुछ समय में जो डे टू डे एक्सपेंस है क्या उसे मीट कर पाएगी, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हाउ मच कैश एंड बैंक बैलेंस अ कंपनी हैज to meet its day-to-day expenditures in the coming months। सॉल्वेंसी भी ऐसा ही है। अगर लिक्विडिटी शॉर्ट पीरियड के लिए देखा जाता है तो सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। अब लॉन्ग टर्म कैसे? देखिए जैसे मैंने शॉर्ट पीरियड में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट एक्सपेंस होता है, सॉल्वेंसी होता है, वैसे ही लॉन्ग टर्म में क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास हमने बिजनेस में किसी से लोन लिया है तो लोन हमें 5 साल बाद देना है, लेकिन देना तो है, तो इसके लिए भी हम अरेंज करके चलेंगे। तो ये सॉल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए भी क्या हमारे बिजनेस के पास मैक्सिमम एसेट्स है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं, तभी ना हम जिनसे हमने लोन लिया अपने बिजनेस को उसको रिपे कर पाएंगे। अगर हम अपना लोन ही रिपे नहीं कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट से ये लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशंस ऑफ द बिजनेस भी पता चल जाएगा। देखिए हर ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। पहला रिकॉर्डिंग था, रिकॉर्डिंग करने के बाद ही हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन पता कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन भी पता कर पाएंगे। देखिए जो लास्ट में बताता हूं ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है। देखिए जो फॉर इन्वेस्टर्स मैं लिख देता हूं कि इन्वेस्टर्स के लिए भी हम बनाते हैं। देखिए जब क्या होता है, जब बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना तो इस कंपनी को बहुत सारे फंड का जरूरत पड़ता है। अब मान लीजिए कंपनी को 1000 करोड़ का फंड का जरूरत है जो ये अपना प्रोजेक्ट लगाएगी और उसमें से कमाएगी, लेकिन क्या ये 1000 करोड़ एक ही आदमी के पास होगा? तो नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया होता है, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया होता है। तो इन जिनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स आप सोचिए ना, ये इन्वेस्टर्स इस कंपनी को पैसा क्यों दे? कोई इनका अपना आदमी तो है नहीं कि विश्वास करके लो भाई पैसे ले लो चलाओ। इनको क्या चाहिए? इनको भी तो अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए। तो ये रिटर्न कमाने के लिए कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगी? वही कंपनी जो फाइनेंशियली हेल्दी हो, जिनका एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन बहुत अच्छा हो, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जो हर ईयर में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या आगे आने वाले समय में भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो
ये इन्वेस्टर्स जो इन्हें पैसे देती हैं ये ऐसे ही नहीं देती हैं। इन्वेस्टर्स इनके बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे और तभी इनको पैसे देते हैं। तो ये एक इन्वेस्टर्स के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हम बनाते हैं। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जो सेकंड टॉपिक है आज का, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत पड़ती है? तो देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स होते हैं। ये बिना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक किए हुए किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो अकाउंटिंग करते हैं समराइजिंग स्टेप्स में जो बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करके ही कि कंपनी आगे प्रॉफिटेबल होने वाली है या नहीं, कंपनी आगे कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी चलते रहेगी कि नहीं। तो ये सब देख के इन्वेस्टर्स हमेशा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और इनके लिए काफी यूज होता है, क्योंकि यही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही ऐसा चीज है जिनके बेसिस पर इन्वेस्टर्स लोग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा यूजर क्या है? देखिए, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए भी बहुत जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, एक ही एम्प्लॉय सालों भर से साल 2 साल 3 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं, बट इनका ग्रोथ नहीं होता है। मतलब इन टर्म्स ऑफ सैलरी या इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। और ये अगर कंपनी से बात करने जाती है तो कंपनी इनको बोलता है कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम आपको कहां से सैलरी बढ़ाएं या किसी भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैसे दें जिससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़े। तो लेकिन इस चीज को अगर एम्प्लॉय पता करना चाहे तो कहां से पता करेगी? तो जो कंपनी का हर साल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनता है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो वहां से पता कर सकता है कि कंपनी को ग्रोथ हुआ है कि नहीं। अगर कंपनी का ग्रोथ हुआ है तो हमारा भी ग्रोथ होना चाहिए। तो इस रीजन से एम्प्लॉय के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल हो जाता है। तीसरा क्या है? क्रेडिटर्स। जो हमारा क्रेडिटर्स है, मान लीजिए अगर हम किसी से भी परचेज करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स, तो वो क्रेडिट बेसिस पे जल्दी नहीं देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं वो कि हम इनको अगर देंगे तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा नहीं देगा। तो ऐसा कोई ना कोई तो आधार होगा ना जिससे क्रिएटर को लगेगा हाँ ये कंपनी जेन्युइन है, ये बिजनेस एक्टिविटी जेन्युइन चल रहा है। अगर मैं इसको आज क्रेडिट पे माल सप्लाई करूंगा तो ये मुझे पैसा वापस कर देगा। कैसे पता चलेगा कि कंपनी के पास पैसा वापस करने की एबिलिटी है? लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन हमने पढ़ा था। लिक्विडिटी में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म के होने वाले खर्चे को कैसे कंपनी मीट करने की कैपेसिटी रखती है। क्या कंपनी के पास प्रॉपर कैश एंड बैंक बैलेंस है? तभी ना वो मीट करेगी। अगर नहीं है तो कैसे मीट करेगी? तो क्रिएटर भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसे कंपनी को क्रेडिट पे रॉ मटेरियल नहीं बेचे जो हमारा पैसा सालों तक लटका के रखे, क्योंकि क्रिएटर को भी लॉस हो जाता है। किसी का भी फंड अगर ब्लॉक होता है तो उसे उस फंड पर मिलने वाले रिटर्न उनका ब्लॉक हो गया। तो क्रिएटर भी क्या करती है, अगर क्रिएटर को किसी भी कंपनी को क्रेडिट पे माल बेचना है तो वो उसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, देखेगा उसके बैलेंस शीट में क्या इसके पास एसेट्स है, क्या इसके पास बैंक बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा क्या ये जो सामान खरीदता है वो बेच भी पाता है कि नहीं। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्रिएटर्स को भी बहुत जरूरी पड़ता है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट, इसको तो बहुत यूज पड़ता है। बिना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तो गवर्नमेंट
को पता ही नहीं चलेगा कि आपसे कितना टैक्स लेना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपका बिजनेस इनकम करेगी तो आपसे आपके बिजनेस को टैक्स देना पड़ेगा। जो भी इंडिया में है, जो भी बिजनेस करते हैं वो गवर्नमेंट को उन्हें टैक्स देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस आदमी ने सही टैक्स दिया है, कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मंगवाता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मंगवाता है, क्योंकि बिना बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस चेक किए हुए गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि इस कंपनी को कितना टैक्स पे करना चाहिए, कितना टैक्स पे करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के लिए भी काफी यूजफुल हो जाता है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस एंटिटी का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जानना। तो गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। एकदम सिंपल है, ये सब बेसिक्स एकदम बहुत ही बेसिक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, आखिर में क्यों कोई भी लोग जैसे क्रेडिटर्स क्यों हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं। तो ये सब नॉलेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और टॉपिक देखते हैं आज। अकाउंटिंग का रिलेशनशिप्स। देखिए, जो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसका रिलेशन बहुत सारी चीजों के साथ है। देखिए क्या है, पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विथ लॉ। अकाउंटिंग का बहुत ही डीप रिलेशन है लॉ के साथ। अब लॉ बोले तो क्या, लॉ का मतलब होता है कानून। देखिए अब देखिए अकाउंटिंग क्या आप अपने नियम से करेंगे, मेरे नियम से करेंगे, उसके नियम से करेंगे, किसी के नियम से नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट नियम बनाया है, कानून बनाया है अकाउंटिंग करने का, आपको वैसे ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने मन से अकाउंटिंग करते हैं, आप इसको सेल ही नहीं मानते जबकि गवर्नमेंट बोलता है ये आपका सेल है, आप इसको परचेज ही नहीं मानते जबकि गवर्नमेंट बोलता है आपका परचेज है, गवर्नमेंट बोलता है आपको इतना टैक्स देना है, आप बोलते हैं हमको इतना टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट ने भी अकाउंटिंग करने का भी रूल बनाया हुआ है, जो कि हमारे इंडिया में इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी आगे आने वाली वीडियोज में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे एक चैप्टर ही है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग करने का नियम है। इस स्टैंडर्ड्स में नियम बताए गए हैं कि कैसे सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है, कैसे परचेज होगा, कौन से अकाउंट बनेगा। तो अकाउंटिंग का देखिए रिलेशन लॉ के साथ आ गया ना। देखिए दूसरा क्या है, अगर कंपनी है तो कंपनी पे क्या है, कंपनीज एक्ट लग जाते हैं, ये भी एक लॉ है, कंपनीज एक्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने के लिए, समराइज करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट का भी हेल्प लेना पड़ेगा। बाकी और भी बहुत सारे लॉ है इंडिया में, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है। तो अकाउंटिंग करने के साथ साथ आपको इनकम टैक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए अकाउंटिंग का रिलेशनशिप लॉ के साथ है कि नहीं, बहुत ही डीप रिलेशन है। अकाउंटिंग एंड लॉ ऑलवेज रन्स इन अ पैरेलल, दोनों साथ साथ होगा। विथ मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स जिसमें हम फिगर कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए अकाउंटिंग में भी क्या है, जब हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो एक साइड एक्सपेंस लिखते हैं, एक साइड इनकम लिखते हैं। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो देखिए सब्ट्रैक्शन हुआ ना, तो ये क्या है, ये एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लगा के ही हमने सब्ट्रैक्शन किया है।
हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि हमारा जो भी हमने गुड्स बनाया है उसका कॉस्ट कितना है? मैथमेटिक्स का यूज आया है कि नहीं? तो मैथमेटिक्स का भी अकाउंटिंग के साथ रिलेशंस है। पूरे अकाउंटिंग में फिगर का कैलकुलेशंस, परसेंटेज कैलकुलेशंस, कॉस्ट कैलकुलेशंस, सेल का सेल वैल्यू कैलकुलेशंस, डिस्काउंट कैलकुलेशंस, ये सारा मैथमेटिक्स ही है। तो मैथमेटिक्स के साथ भी रिलेशन है। तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ कैसा रिलेशन है? तो सबसे पहले आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है कि आप बहुत सारे डिफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, लेकिन अगर आप वन लाइन में समझना चाहें तो देखिए, किसी भी गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, तो मान लीजिए गुड्स का कॉस्ट कितना है 200 और आप सेल करेंगे 210, तो कुछ वैल्यू आपने ऐड किया है ना, तभी ना आपका प्रॉफिट होगा। और इसी एक्टिविटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमी जनरेट करना। बिना इकोनॉमिक, हर बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट ही नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा ही नहीं हमारे कंट्री में। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप लोग पेपर नंबर 3 में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चीज है, इकोनॉमिक्स क्या है तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये समझिए कि बिजनेस एक्टिविटी जो है ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम गुड्स प्रोड्यूस करके उसको वैल्यू एडिशन करके प्राइस चार्ज करते हैं और सेल करते हैं। तो ये था हमारा 3 रिलेशनशिप था, एक तो लॉ के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, और तीसरा इकोनॉमिक्स के साथ। ये पार्ट 2 था, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जो पहला चैप्टर है आपके पेपर नंबर 1 सीए फाउंडेशन का। ये पार्ट नंबर 2 था, और एक पार्ट है पार्ट नंबर 3, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। और जो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उस पर डिटेल डिस्कशन किया है, उसके लिए आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच।